Today we are going to deal with the topic polycythemia. आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉलीसाइथीमिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीसाइथीमिया का डेफिनेशन क्या होता है और पॉलीसाइथीमिया होता क्या है। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है या उसका गाढ़ापन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वो ज़्यादा अधिक तक का गाढ़ा होने लगता है हीमोग्लोबिन। इट इज़ एन एबनॉर्मली इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। आइदर थ्रू द रिडक्शन ऑफ द प्लाज्मा, मतलब कि अगर प्लाज्मा जो है आपके कॉम्पोजिशन, ब्लड कॉम्पोजिशन में आपको पता है कि प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, तो या प्लाज्मा अगर उसका रिड्यूस हो जाता है ना, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है, अमाउंट होता है, वो अगर कम हो जाए, या फिर आपके रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स इंक्रीज हो जाए, तो इन दो कारणों की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर प्लाज्मा का अमाउंट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द डेफिनेशन। सेकेंड हम देखेंगे कि नॉर्मल रेंज हमारा हीमोग्लोबिन का क्या होता है। जो मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है वो 14 to 17 mg पर DL होता है और 12 to 15 पर DL आपका फीमेल में पाया जाता है। हेमेटोक्रिट की बात करते हैं तो हेमेटोक्रिट का मतलब सबसे पहले क्या होता है। हेमेटोक्रिट का मतलब होता है जो कि प्लाज्मा और ब्लड, अगर इन दोनों का जब रेशियो सही रहता है, मतलब कि कितना घुला हुआ है ना हमारा ब्लड सेल्स जो रहता है वो प्लाज्मा और कितना ज़्यादा उसमें घुला हुआ है, उसके ऊपर में उसका जो हेमेटोक्रिट बताता है वो 41.5% to 50.4% मेल में पाया जाता है और फीमेल में 36.9% to 44.6% पाया जाता है फीमेल में। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट के। हीमोग्लोबिन तो आप लोगों को पता ही है, और हेमेटोक्रिट जो होता है वो क्या होता है, आपका रेशियो होता है प्लाज्मा का और हमारे ब्लड सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होता है। ठीक है, उसका जो परसेंट निकलता है उसको हम हेमेटोक्रिट कहते हैं। दूसरा देखते हैं कि आखिर किन लोगों में ये पॉलीसाइथीमिया होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले होता है जिनमें क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि लंबे समय से किसी के भी टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, कम हो जाने को कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, टिश्यू में जब भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले क्रॉनिक हाइपोक्सिया मतलब लंबे समय से एक इंसान के बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। दूसरा हो सकता है लंबे समय से अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पीता है, या किसी की फैमिली हिस्ट्री में पाया जाता है, या वैसे लोग जो हाई एटीट्यूड में रहते हैं। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि पेशेंट पहाड़ी क्षेत्र से आता है या फिर मैदानी क्षेत्र से आता है। ठीक है, दूसरा है जो लॉन्ग टर्म कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। हो सकता है कोई भी कार गैराज में काम करता है या ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा उनको लोगों को, वर्कर्स को एक्सपोज हो रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को होने के चांसेस होते हैं, ये हाई रिस्क होता है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इसके ना 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया और स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया ये तब होता है जबकि हमारे बोन मैरो से रेड ब्लड सेल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया अकर्स व्हेन एक्सेस रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जब ज़्यादा रेड ब्लड सेल हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। किस चीज़ के लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ एन अबनॉर्मैलिटी ऑफ द बोन मैरो। जब बोन मैरो में कोई भी अबनॉर्मैलिटी हो जाएगा तब। दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हमेशा आपके क्रॉनिक हाइपोक्सिया से संपर्क मतलब रिलेट होता है। जैसे कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इज़ यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन। जब भी एरिथ्रोपोइटिन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है कि किस चीज़ की वजह से होगा ज़्यादा, हमारे ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से होता है। ठीक है,
और तब जब भी ऑक्सीजन लेवल लो होगा तब एरिथ्रोपोइटिन बढ़ जाएगा, मतलब आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। अब रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया क्या है? It is an increased RBC number without an increase in the total RBC mass। मतलब कि नंबर तो बढ़ जाएगा लेकिन आरबीसी का जो मास है, मतलब आरबीसी जब भी आप टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको सब चीज़ अलग अलग दिखता है ना, सीरम, प्लाज्मा, है ना, और ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का जो मास होता है वो नहीं बढ़ेगा उसका, लेकिन नंबर्स में क्या होगी, बढ़ोतरी आती जाएगी। मतलब वो स्पेस ज़्यादा नहीं लेगा, स्पेस उतना ही लेगा लेकिन उसका जो नंबर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कॉज बाय द प्लाज्मा वॉल्यूम। ये हमेशा प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस होने की वजह से होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए आपके शरीर में किसी भी कारण से, जब कम हो जाता है तब ये हमको देखने के लिए मिलता है। ये सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जैसे अगर कभी पेशेंट को वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया ना, उनके कंडीशंस में रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया हमको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा है स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया। स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया ये तब टर्म अप्लाई होता है जबकि किसी के भी लो प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे लंबे समय से कोई भी एक्टिव पर्सन है, खूब काम करता है, हार्ड वर्किंग है, एंजाइटी या किसी को एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस हो गया, मिडिल एज्ड पर्सन है, ठीक है। तो ऐसे में जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी के बिस्तर में, तो ऐसे लोगों में जब भी होता है तो उनको हम लोग स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। बट इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से इस इंसान में क्या होता है, स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया देखने के लिए मिलता है। ऐसे किसी भी कारण में जब उनके ब्लड वॉल्यूम, ब्लड सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है? सबसे पहले हमको पेशेंट में साइनोसिस देखने को मिलेगा। मतलब कि साइनोसिस क्या होता है, स्किन का, नेल्स का ब्लूइश हो जाना, नीला कलर हो जाता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। फेस रेड हो जाएगा और रेटिना का, जो आँख में जो रेटिना होता है उसका वेन भी इनगॉज्ड हो जाएगा। ईचिंग होगा, जब भी इंसान नहाएगा उसके बाद उसके शरीर में क्या होगा, उसको खुजली का एहसास होगा। सिर में हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस, सिर हमेशा भरा भरा लगेगा विथ हेडेक, और उनको हेडेक भी होगा। लेकिन ऐसे कभी भी सिटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे तो सिर में कुछ आएगा नहीं, लेकिन पेशेंट को लेके सिर उनका क्या भरा भरा है। पेशेंट को वीकनेस होगा, फटीग होगा, डिजीनेस होगा, ठीक है। वीकनेस, उनको शरीर में कमज़ोरी लगेगा, थकान लगेगा, और डिजीनेस मतलब चक्कर आना। फिर पेशेंट को टिंगलिंग सेंस, टिनाइटस होगा। टिनाइटस मतलब होता है कान में घंटी की जैसी आवाज़ बजना। पैरेस्थीशिया मतलब पैरेस्थीशिया, नमनेस, बर्निंग एंड वीकनेस इन द हैंड्स एंड फीट। पेशेंट के मसल्स में ताकत नहीं लगेगी, हाथ पैर से जैसे लगे कि ताकत नहीं लग रही है। नमनेस हो जाएगा, झुंझुनापन रहेगा, देखने में दिक्कत होगी, नाक से ब्लीडिंग होगा और पेट हमेशा भरा भरा दिखेगा। और इसके अलावा अगर खून की विस्कोसिटी में बढ़ जाता है तो पेशेंट में एंजाइना जैसे सिम्टम्स होंगे। मतलब चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन कम हो जाना, बोन और जॉइंट में पेन होगा, हड्डी और जॉइंट में पेन होगा, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा। मतलब उसके ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट जमा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हमको पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, जैसे वेट लॉस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जब पेशेंट लेटेगा तो उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगा, क्रॉनिक कॉफ, बहुत ज़्यादा खांसी होना, रात में स्वेट होगा, रात में पसीना होगा, नींद डिस्टर्ब होगा, बर्निंग सेंसेशन हाथ और पैरों में होंगे, स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाना, और हिपैटोमेगाली मतलब लिवर का साइज़ बड़ा हो जाना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड इन द ब्लड वेसल्स, और ब्लड क्लॉट्स भी हमको ब्लड वेसल्स में फॉर्म होते रहेंगे। मतलब कि खून थक्के के समान ब्लड की नलिकाओं में जमेगा, जैसे हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में बताया था। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पेशेंट का हिस्ट्री लेना है और फिजिकल एग्जामिनेशन करना। हिस्ट्री में आपको पेशेंट से पूछना है कि वो सिगरेट पी रहा था, कौन सी जगह पे रहता है, पहाड़ी जगह पे रहता है कि मैदानी जगह पे रहता है, क्योंकि जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं थी। स्लीप डिस्टर्बेंस के बारे में हम लोगों को पूछना है।
ब्लड टेस्ट हम लोगों को देखना है जिसमें हमको पता चलेगा कि आरबीसी का नंबर तो नहीं बढ़ गया है। हेमेटोक्रिट की वजह से हमको ये पता चलेगा कि खून ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं हो गया है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट तो नहीं बढ़ गया है और एरिथ्रोपोइटिन का लेवल लो है या बढ़ा हुआ है। बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि बोन मैरो के एग्जामिनेशन से कि ऐसा तो नहीं कि if an examination of the bone marrow shows that's producing higher than the normal number of the blood cells, मतलब कि बोन मैरो से नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड सेल हो रहा है या ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहा है। फिर चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम और SpO2 देखेंगे जिसमें हमें ऑक्सीजन का लेवल देखने के लिए मिलेगा। इसका जो मैनेजमेंट है, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले फ्लेबोटमी करेंगे। फ्लेबोटमी मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द ब्लड आउट ऑफ द वेन से सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करना, निकालना। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फ्लेबोटमी करते हैं। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से हम ब्लड के सेल्स का नंबर कम कर सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम का भी अमाउंट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ब्लड को निकाल के, और ब्लड टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि ब्लड अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा लो डोज ऑफ एस्पिरिन पेशेंट को देंगे ताकि उनका ब्लड क्लॉट का रिस्क कम हो जाए और हाथ और पैरों में जो जलन होता है वो भी कम हो जाए। मेडिकेशंस देंगे जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया इसलिए देते ताकि वो बोन मैरो से ब्लड सेल्स को प्रोडक्शंस को क्या करता, कम करता। बोन मैरो से ब्लड सेल जो प्रोड्यूस ज़्यादा होने लगे तो उसको थोड़ा कम करता है। और इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, इसलिए इंटरफेरॉन अल्फ़ा देते हैं। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू फाइट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ताकि जो ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहा वो ना हो। थेरेपीज़ देंगे जैसे ईचिंग के लिए हम लोग ड्रग थेरेपी देंगे, जैसे एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन का मतलब होता है जो एलर्जीज़ के लिए दवाई देते हैं, ठीक है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट भी दे सकते हैं ताकि जो भी पेशेंट को ईचिंग हो रहा है वो कम हो। इसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल के लिए बोलेंगे, पेशेंट को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि जो वेन्स में ब्लड क्लॉट होते हैं, तो ज़्यादा चलने फिरने, थोड़ा एक्सरसाइज करने से और लेग एंड एंकल को स्ट्रेच करने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से क्लॉटिंग्स नहीं होंगे ज़्यादा। टोबैको है, जितने भी गुटखा हैं उनको अवॉइड करने के लिए बोलना है। हमेशा बॉडी में सोर्स के लिए ऑब्जर्व करना है कि कहीं कोई घाव जैसा तो नहीं हो रहा, सोर्स तो नहीं हो रहा हाथ पैरों में या पैर की एड़ी में। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करना, बहुत गर्म होगा या बहुत ठंडा होगा तो ऐसे में दोनों ही पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठंड में हमेशा पेशेंट को गर्म हाथ और पैर को हमेशा गर्म रखना है, ठीक है, और गर्म मौसम में हमेशा पानी, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पानी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी प्लाज्मा वॉल्यूम इनके शरीर में कम हो सकता है।